सनराइज़ करियर अकेडमी में एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के भूगोल में भारत के वन पढ़ेंगे हम। और आज देखेंगे जितना भी इस पार्ट वन में हमारा जितना भी कंप्लीट होगा, लाइक कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं भारत में और उनसे कितने प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं, कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए किसी भी कंट्री का। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वन के बारे में, वन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और डेफिनेशन के बाद देखेंगे कि वन की कैटेगरी क्या होती है, भारत के हिसाब से क्या कैटेगरी है, विश्व के हिसाब से क्या कैटेगरी है, इस हिसाब से। तो बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है सिद्धांत और चलिए आज शुरुआत करते हैं भारत के वन की, जो भारत के भूगोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में इनके वन के आने के चांसेस यूपीएससी में या यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले कुछ एकेडमी के बारे में जानकारी। सनराइज़ करियर एकेडमी जो कि सबसे आप बोल सकते हैं सर्वाधिक चयन देने वाली एकेडमी है करवी चित्रकूट क्षेत्र की, और चित्रकूट की नंबर वन एकेडमी है। और एकेडमी में 21 फरवरी यानी आज से मैराथन सप्ताह चालू हो गया है। 7 दिन में 7 विषय कराए जाएंगे, जो कि एक दिन में एक विषय होगा। अलग अलग टीचर उसको लेंगे और हर सब्जेक्ट को शून्य स्तर से पढ़ाकर और उसका हाई लेवल तक लेके जाएंगे। सनराइज़ करियर एकेडमी चित्रकूट की नंबर वन एकेडमी है। 2 वर्षों में विगत सर्वाधिक सिलेक्शन दिए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि सनराइज़ करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में तमाम भारतीय सेना, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, इन सब का फिजिकल कराया जाता है। और सनराइज़ करियर एकेडमी में समय समय पर जो भी सेना की तैयारी कर रहे हैं या अर्ध सेना की तैयारी कर रहे हैं, उनका उन छात्रों का समय समय पर मेडिकल भी किया जाता है। हॉस्टल की भी सुविधा सनराइज़ करियर एकेडमी में है। जो दूर दराज के छात्र हैं उनके लिए हॉस्टल सुविधा है। और सुबह आप बोल सकते हैं सुबह 8 बजे से एकेडमी रात के 10 बजे तक खुली रहती है। और एकेडमी में 40 से भी ज़्यादा कोर्सेज़ कराए जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपी पुलिस एसआई, ऐसे। योग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। यहाँ सनराइज़ करियर एकेडमी में जो टीचर्स हैं 20-20, 22-22 साल के एक्सपीरियंस हैं, यूपी पीसीएस लेवल के टीचर हैं। तो आप करवी क्षेत्र के छात्र बिल्कुल आइए और एकेडमी में पढ़िए। और आपने हमारा जो एक क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, आइए आप और हम सब मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ। शिक्षा में एक क्रांति लाएँ, आगे बढ़ते हैं और अपने चित्रकूट क्षेत्र जो अति पिछड़ा इलाके में आता है, इसको आगे बढ़ाएँ। चलिए, भारत माता की जय के साथ बढ़ते हैं आगे। ओके। जैसे सनराइज़ करियर एकेडमी में जो हमारा 3 से 8 बैच चलता है, ये पूरा यूपी पीसीएस का रिसर्च बैच चलता है और इसमें एक से एक जो मेधावी टीचर हैं और जो अनुभवी टीचर हैं, सब पढ़ाते हैं। जैसे कप्तान सर संविधान पढ़ाते हैं और जो कि इंडियन आर्मी से 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर्ड हैं। आचार्य सर हिंदी पढ़ाते हैं। लवलेश सर भूगोल और इतिहास पढ़ाते हैं। और मैं यानी सिद्धांत से मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। और बाकी जो हमारे राम नरेश सर हैं वो करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सिलेबस को अब धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वन की अगर मैं बात करूँ तो जब भी हम किसी जंगल की बात करते हैं, तो जंगल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही एक डेफ़िनेशन आती है या एक ऐसी इमेज बनती है कि जंगल तो वही होता होगा जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होंगे। पेड़ की मतलब एक तरीके से बोल सकते हो आबादी होगी, या आप हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पर पेड़ों का समूह होगा या पेड़ों का एक ग्रुप होगा एक भौगोलिक क्षेत्र में, उसको हम क्या कह देंगे? वन कह देंगे। जहाँ पर जंगलों का या पेड़ों का समूह है। लेकिन ऐसी कोई ख़ास डेफ़िनेशन अभी तक किसी ने दी नहीं है कि वास्तव में जो वन है क्या? कोई ख़ास डेफ़िनेशन नहीं दी गई है, इसलिए हम इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे कि वास्तव में वन की डेफ़िनेशन क्या है? किसको हम वन बोलेंगे, किसको हम वन नहीं बोलेंगे? लेकिन जहाँ तक है अध्ययन के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि जहाँ पर भी पेड़ों का समूह है, वो एक छोटा-सा या बड़ा-सा जंगल है। जिस हिसाब से पेड़ की आबादी है, पेड़ों की आबादी है, पौधों की आबादी है, झाड़ की आबादी है, उस हिसाब से समूह को पेड़ों के समूह को क्या बोलेंगे? जंगल बोलेंगे। ख़ैर, ये डेफ़िनेशन तो ख़ैर मान्य नहीं है, ये मेरा अपना मानना है और अभी तक इसकी कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है।
ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर में कैसे एकदम सघन पेड़ है और आने जाने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है और हरी हरी पत्तियां और सीधे तने दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी हम एक जंगल कह सकते हैं। ये देखिए, एक बहुत अच्छी तस्वीर है, कैसे एक बीच से रास्ता गया हुआ है और अगल बगल पेड़ों की घनी आबादी है। ये भी एक प्रकार का जंगल आप इसको कह सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये हमारा शीत वाला इलाका है जहाँ पर ग्लेशियर और बर्फ़ पाई जाती है, यहाँ भी देखिए वन पाए जाते हैं। और आपको बता दें, जैसा भौगोलिक क्षेत्र होता है पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों पर, जहाँ पर अलग-अलग सूर्य की किरणें और तापमान और प्रेशर प पहुँचता है, उसी हिसाब से जंगलों का आकार और जंगलों की बनावट पाई जाती है। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी लेक्चर मेरा पार्ट बाय पार्ट में आएगा, क्योंकि देखो ये जो वन है, ये वन इतना बड़ा चैप्टर है कि इसको एक लेक्चर में हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ है, और पार्ट बाय पार्ट पढ़ने में ज़्यादा ही मज़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो वन है, वन को देखेंगे और इसके बाद आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि हमारे भारत में कहाँ पर किस-किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें कि भारत हमारा दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है, भारत हमारा दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सभी ऋतुएँ होती हैं, सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं, सभी प्रकार की भूमि पाई जाती है। और आप देखें हमारे देश में भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी पाया जाता है, क्षेत्र पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है और कटीले वन वाला क्षेत्र पाया जाता है। तो जैसे ये हमारे भारत का एक मैप है, तो जैसे अगर मैं अपने भारत के प्रायद्वीप भारत की बात करूँ, तो प्रायद्वीप भारत हमारा भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक है। नतीजा क्या है कि यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र वाले वन पाए जाते हैं। जैसे हमारे अगर बात करें तो जो हमारा प्रायद्वीप भारत है, जो गुजरात से लेके बंगाल तक रहता है, इसके पश्चिम में देखा जाए तो अरब सागर, और यहाँ पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। और सबसे अच्छी बात कि ये भूमध्य रेखा के नज़दीक है। अब भूमध्य रेखा के नज़दीक है तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय जो पर्यावरण है, या फिर आप बोल सकते हो क्लाइमेट है, वो है। तो हमारे पश्चिमी घाट और हमारे पूर्वी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपना मध्य प्रदेश, यानी ये जो मध्य भारत है, इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये कर्क रेखा में आता है, और कर्क रेखा इलाके में जब भी यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने की वजह से जो ऊपर धरातल में जो चट्टानें हैं वो गर्म होती हैं। नतीजा, इस क्षेत्र में हमारे पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, पत्तियाँ गिरा देते हैं। जब भी फरवरी के बाद जो मौसम आता है उसमें तापमान धीरे-धीरे प्रत्येक दिन बढ़ता है, तो इसकी वजह से क्या है, वो अपनी पुरानी पत्तियाँ गिरा देते हैं और नई पत्तियाँ उसमें आती हैं। फिर अगर हम थोड़ा-सा और हाइट में जाएँ तो हमारा देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर, लेह लद्दाख और उत्तराखंड वाला इलाका है, जहाँ पर हमें पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे, शीत वाले वन देखने को मिलेंगे। वहीं हमारा अगर पश्चिम में जाएँ तो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल जो हमारे भारत का मरुस्थल है, और इसमें अगर बात करें तो इसमें मरुस्थलीय वन पाए जाएँगे। वहीं अगर हम जो है मेघालय, असम में जाएँ तो यहाँ भी देखिए हमें सदाबहार हरे-भरे वन पाए जाते हैं, और अगर हम अरुणाचल प्रदेश में जाएँ तो यहाँ पर भी हमें आप बोल सकते हैं पर्वतीय वन देखने को मिलते हैं। यानी एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो हमारे देश में हर प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब हर प्रकार के वन पाए जाएँगे तो सीधी-सी बात है, हर प्रकार की वनस्पति भी पाई जाएगी, ये चीज़ है। गाइस, जब भी आपको भारत का मैप दिखता है तो भारत के मैप में कुछ स्टैटरी चीज़ें होती हैं, वो आप हमेशा देखिए। अब स्टैटरी चीज़ें कैसे होती हैं? जैसे देखिए, हमारे भारत से जो स्थलीय रेखा से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो देश लोग बनाते हैं, वह टोटल 7 हैं। जैसे इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और इधर म्यांमार और बांग्लादेश, टोटल मिला के 7 देश हैं जो हमारे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। हमारे भारत के पश्चिम में अरब सागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे इसमें भी एग्ज़ाम पूछ लिया करता है, ज्योग्राफ़ी में ये मैप के बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जंगल जंगल को वन भी कहा जाता है, जंगल या वन। अब इसमें हमारे भारत के संविधान में किस तरीके से वर्णित है और कहाँ पर इसका जो है उल्लेख किया गया है, थोड़ा-सा इसमें भी नज़र डाल सकते हैं। हो सकता है कि ये हमारे संविधान वाले पार्ट में आ जाए। देखिए, जंगल या वन ये हमारे भारत के संविधान में, जैसे हमारे भारत का संविधान जब मूल रूप से बना था तो उस समय उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे, और जो अनुसूचियों में विभक्त है तो उसमें जंगल का जो विषय है वह 7वीं अनुसूची में दिया गया है, 7वीं अनुसूची में वर्णित है।
और यह समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें जो भी विषय होते हैं डेवलपमेंट के या फिर आप बोल सकते हो कानून बनाने के, उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिल के कानून बनाते हैं। तो जंगल हमारा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ओके, अब देखिए सरकार ने इसमें समय-समय पे संशोधन करके क्या-क्या इसको जो है आगे चल के अधिनियम बनाए, क्या नियम और कानून बनाए। जैसे 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने क्या बोला कि जो वन और वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया है। पहले ये किस में था? पहले ये जंगल और वन और वन्य जीव, पक्षियाँ संरक्षण ये सब किस में था? इसमें ये राज्य सूची में था। लेकिन जब हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार में 42वें संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब इसको क्या कर दिया गया? दोनों की सूची में कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया कि ये जो जंगल है, ये एक ऐसा विषय है कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिल के कानून बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान में और ज्योग्राफी में दोनों में आ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 51 का जो हमारे भाग 4 में आता है, भाग 4 का में, और भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का है जिसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। अब मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य ये है कि वनों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की हम रक्षा करें और संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना, ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए, संविधान का भी प्रश्न बन सकता है। पॉज करके वीडियो आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमारे संविधान का जो भाग 4 है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निदेशक तत्वों में भी ये वर्णित है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत के अनुच्छेद 48 का में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन के साथ-साथ वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ऐसी जातियों का, ऐसी पेड़-पौधों की जातियों का और पक्षियों का और जंतुओं के और वन्य जीव को संरक्षण प्रयास करेगा जिसकी जाति अब क्या विलुप्त होती जा रही है। हमारे आगे की पीढ़ी उन्हें देख पाएँ और वो आगे तक जीते रहें, इसलिए क्या है, इनको संरक्षण दिया जा रहा है। नेशनल सेंचुरी बनाई जा रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है, नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। ओके। अगर हम अभी बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय वन जो नीति है वो 1988 की लागू है। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय वन जो नीति आई थी जिसमें केंद्र पर्यावरण संतुलन एवं आजीविका है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे भारत में टोटल हमारे पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 24.56% वनाच्छादित है। यानी हमारा जो भी ये भारत है, पूरा प्रायद्वीप भारत और ऊपर उत्तर का ये भारत है, इस पूरे भारत की अगर हम बात जो है अगर की जाए, तो हमारे भारत में जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, पूरे भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 24.56% क्षेत्र है। और अगर बात की जाए कि कितना होना चाहिए, पूरे विश्व में जो मान्यता है, जो यूनाइटेड नेशन से जो मान्यता है कि कितना होना चाहिए, वो है कि किसी भी देश का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 1/3 भाग किसका होना चाहिए? वनों का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे वहाँ का जो पर्यावरण है, वो संतुलित रहेगा। लेकिन हमारा कितना है अभी? 24.56। इसका मतलब अभी हमारा जो टारगेट है, हमारे पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 होना चाहिए, यानी ये नहीं है अभी। इसका मतलब हमारा टारगेट पीछे है, यानी कहीं न कहीं हमारा जो भौगोलिक पर्यावरण है या हमारे जंगल झाड़ हैं, ये क्या है? हमारे भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने का लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, हमारा पूरा क्या है, जो पर्यावरण है, भौगोलिक पर्यावरण है, वो संतुलित रहेगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन निकलती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्व होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। पेड़ों का कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों का वर्गीकरण। अगर हम वनों का वर्गीकरण करेंगे तो देखिए, वन 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं संवैधानिक रूप से। एक आरक्षित वन होता है, संरक्षित वन होता है और असुरक्षित वन होता है। ध्यान दीजिएगा, वनों का वर्गीकरण करें अगर हम संवैधानिक तौर पर, तो आरक्षित वन होते हैं यानी प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट, संरक्षित वन होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और असुरक्षित वन होते हैं यानी अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक-एक करके पढ़ते हैं। आरक्षित वन कौन होते हैं? आरक्षित रिज़र्व्ड फॉरेस्ट, देखिए भारत सरकार ने जिन वनों पर निगरानी रखी हुई है, यानी जहाँ पर भारत सरकार के नुमाइंदे यानी भारत सरकार की फॉरेस्ट गार्ड की टीम उनको संरक्षण दे रही है, वो क्या है? आरक्षित वन है। पशु चारागाह के व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं है इसमें, सरकार का संरक्षण है। चारागाहों को और व्यवसायिक के लिए यानी पेड़ों को नहीं काटा जा सकता, उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। चारागाहों को जो चारा होता है वो दिया नहीं जा सकता। देश के कुल वन क्षेत्र का 53% हिस्सा इस श्रेणी में आता है। यानी अगर हम बात करें हमारे भारत में अगर आरक्षित वन कितना प्रतिशत है, तो हमारे देश में जितने भी वन हैं, वन का पूरा 53% क्षेत्र किसमें आता है? आरक्षित वन में आता है। आगे चल के बात करते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन क्या होता है? जो सरकार के द्वारा जिनकी देखभाल की जा रही है, ठीक है? स्थानीय लोगों को वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए वनोपज के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति है। ऐसे वन जहाँ पर सरकार मवेशी चराने, चारागाहों को चराने की अनुमति दे रहा है, ठीक है? और अपना छोटे-मोटे व्यवसाय के लिए भी या फिर वनोपज के लिए भी लोगों को इस्तेमाल करने दे रहे हैं सरकार, वैसे वन क्या होते हैं? संरक्षित वन होते हैं। और कुल भारत में जितने भी वन हैं, उनकी अगर बात करें तो मात्र 29% इस कैटेगरी में आते हैं। ये आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछ सकता है। आगे चलते हैं। अगर असुरक्षित वन की बात करें तो ऐसे वन जिनको अभी तक चिन्हित नहीं किया जा चुका है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वृक्ष काटने, मवेशियों को चराने की कोई प्रतिबंध नहीं किया गया है, ठीक है? इन वनों को अभी चिन्हित नहीं किया गया है। कोई भी इनमें से कोई भी लकड़ी काट सकता है, ये चीज़ है। और चराने में मवेशी चराने में कोई प्रबंध नहीं किया जा चुका है। जैसे आपने देखा होगा आपके पास के जो छोटे-मोटे वन होते हैं उनमें। और इसका कितना हिस्सा है? हमारे पूरे वनाच्छादित क्षेत्र का 18% हिस्सा आता है असुरक्षित वन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बनावट के आधार पर देखें कि बनावट के आधार पर हमारे किस प्रकार के वन होते हैं, तो बनावट के आधार पर देखें तो इतने प्रकार के हमारे वन होते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उपोष्ण पर्वतीय वन, शुष्क पर्णपाती वन, हिमालय के आर्द्र वन, हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन, पर्वतीय अर्धशीतोष्ण वन, अल्पाइन एवं अर्ध अल्पाइन वन, मरुस्थलीय वन और डेल्टाई वन। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति है, हमारे भारत में अगर उत्तर जाएंगे तो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वतीय ढाल और पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे। मैदानी क्षेत्र में मैदानी वन देखने को मिलेंगे। मध्य भारत में आप बोल सकते हैं पतझड़ वाले वन देखने को मिलेंगे और जहाँ पर मरुस्थल है कटीले वन देखने को मिलेंगे। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, वर्षा कम है, वहाँ कटीले वन देखने को मिलेंगे। हिमालय में अगर देखा जाए तो हिमालय के पर्वतों में ऊंचाई के आधार पर अलग-अलग वन देखने को मिलेंगे। और अगर हम अपने राजस्थान के थार मरुस्थल की बात करें तो वहाँ पर आपको मरुस्थलीय वन देखने को मिलेगा। और अगर देखिए हमारे भारत में जो नदियाँ हैं, पूर्व की तरफ जो नदियाँ बहती हैं, वह डेल्टा बनाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा खासा मैदानी क्षेत्र मिल जा रहा है और अपने साथ अवसाद बहाकर लाती हैं। और इसी कारण हमारे देश का और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा जो बना हुआ है। अब सुंदरबन का डेल्टा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर लगातार अवसाद आता है, लगातार वह पानी के इर्द-गिर्द रहता है। नतीजा वो कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। और दलदली क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? डेल्टाई वन, डेल्टा से बने वन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखें ऊंचाई के आधार पर पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण अल्पाइन वन भी पाए जाते हैं। एकदम से अगर ग्लेशियर वाले स्थान में चले जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं झाड़ी टाइप के और कोनधारी, शंकुधारी, जैसे जहाँ पर क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो शंकुधारी होते हैं क्योंकि उसमें बर्फ़ टंगी रहती है। बर्फ़ के कारण उनका जो भार है वह नीचे को हो जाता है। अगर हम अपने भारत के प्रायद्वीप भारत की बात करें तो प्रायद्वीप भारत में आप देखोगे कि सदाबहार हरे-भरे वन, चौड़ी पत्ती वाले वन और मोटे तने वाले वन पाए जाते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें असम, मेघालय की तो वहाँ पर भी सदाबहार हरे-भरे वन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहला हमारा टॉपिक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसे बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे हम टैकल करेंगे? देखिए सबसे पहले कि ये जो वन है, ठीक है? ये
ये वन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमारे देखिए सदाबहार की बात तो हो रही है। ध्यान दीजिएगा जहाँ पर भी सदाबहार की बात होती है तो वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। और वहाँ पर क्या है, पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं चौड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि पोषण अच्छा मिलता है और लगातार जो है पोषण मिलता रहता है, पानी मिलता रहता है, खाद्य पदार्थ मिलते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या चौड़ी पत्ती हो जाती है और जड़ छोटी रहती हैं और जड़ को ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको तुरंत ही पानी मिल जाता है। अब जहाँ पर भी 150 से या 150 से ज़्यादा वर्षा होगी, वो वन हमेशा क्या कहलाएगा? सदाबहार वन। देखिए वन के हिसाब से भी प्रश्न आता है। तो यहाँ पर अगर वर्षा ज़्यादा हो रही है तो सीधी-सी बात है यहाँ का तापमान क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पर क्या है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का औसत टेम्परेचर होगा, तापमान होगा। और ये वन अगर देखा जाए हमारे भारत में, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया ये वन हमारे भारत के प्रायद्वीप भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और ये पाया जाता है उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों में। तो इसे बात करें उत्तर-पूर्वी के भारत में पाया जाता है, पश्चिमी घाट के कुछ भागों में पाया जाता है, कुछ हिमालयी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी पाया जाता है सदाबहार वन। क्योंकि देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि ये जो हमारा भारत है, प्रायद्वीप भारत है, ये भूमध्य रेखा के नज़दीक है। यानी यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र का जो पर्यावरण है वो सम्मिलित है। तो यहाँ पर सदाबहार वन मिलना लाज़मी है। टेम्परेचर कम रहता है, वर्षा ज़्यादा होती है। इसके कारण जो यहाँ की ज़मीन है वो भी थोड़ी बहुत दलदली रहती है। ऐसा देखा गया है कि जिन प्रदेशों में औसत वार्षिक 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वो क्षेत्र क्या होते हैं? जंगल सघन होते हैं। अब देखिए चौड़ी पत्ती है, ज़्यादा पोषण मिल रहा है और सीधी-सी बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर वनों का जो ग्रोथ होता है, वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो सघन वन पाए जाते हैं, तो हमारे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों में यहाँ पर सघन हरे-भरे वन पाए जाते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों में जो बारिश पाई जाती है इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो नियमित रूप से क्या रहते हैं? झड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लगातार इनको पोषण मिल रहा है। इसी कारण ये सदाबहार बने हुए हैं। हर मौसम में ये क्या रहते हैं? हरे-भरे रहते हैं। ठीक है? और एक चीज़ आपको बता दें, इनके नीचे की जो ज़मीन होती है वो दलदली होती है। दलदली होने का कारण ये है कि ये इतने सघन होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूर्य की किरणें ज़मीन तक नहीं आ पाती हैं। अब सूर्य की किरणें ज़मीन तक नहीं आ पाती है, नतीजा क्या? वाष्पीकरण पानी का नहीं हो पाता। तो जो बारिश का पानी नीचे जमा है, वह ज़मीन को दलदल बना देता है और ऐसे वनों में मार्श गैस भी पाई जाती है। अब ऐसे वनों में मार्श गैस क्यों पाई जा रही है? क्योंकि देखिए पत्ते गिरेंगे, छोटे थोड़े-थोड़े बहुत पत्ते गिरेंगे, टहनियाँ टूटेंगी, सड़ती रहती हैं, कीड़े-मकोड़े सड़ते रहते हैं, वन्य जीव जो मरते हैं वो सड़ते रहते हैं। तो इससे क्या है कि मार्श गैस उत्पन्न होती है। ठीक है? ये चीज़ आए समझ में? चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो ख़ैर इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको थोड़े से ही ज़मीन में पानी मिल जाता है। जहाँ पर जड़ों को पानी ढूँढना पड़ता है, वहाँ पर जो है जड़ें ज़्यादा बड़ी होती हैं, तने मोटे होते हैं इसके। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इन वन में पाई जाने वाली कुछ प्रजातियाँ, जैसे सफ़ेद देवदार यहाँ मिलता है, बेंत का पेड़, ठीक है? बाँस और चापलास, गर्जन का पेड़ यहाँ पे मिलता है। अब बीहड़ स्थानों में दुर्गम होने के कारण इन वनों में की पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पाता। दलदली क्षेत्र है, अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता, जनजातीय लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, वर्षा अगर बात करें तो 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है? ये कैटेगरी बताया गया है कि जिस इलाके में 200 से या 250 के बीच में वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं? अर्ध सदाबहार वन। क्या बोला करते हैं? अर्ध सदाबहार वन। अच्छा, अब ये कहाँ मिलेंगे? ये हमारे पश्चिमी घाट में मिलेंगे, ये असम के ऊपरी इलाके में मिलेंगे, हिमालय की ढालों में मिलेंगे, ओडिशा में मिलेंगे और बंगाल में मिलेंगे, असम, मेघालय में मिलेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, असम में और मेघालय में और जैसे कई सारी जगह है हमारे बंगाल में जहाँ पर चाय, कॉफ़ी, कहवा ये सब उगाया जाता है, तो सब सदाबहार में ही पॉसिबल है। और आपने देखा होगा कि यही चीज़ें हमारे दक्षिण के भाग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी अवेलेबल है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं और भी अच्छे से वनों को विद डायग्राम मैं डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दूसरे पार्ट में।